जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा हितचिंतक हूँ, उन्होंने पहली जो FIR है उन्होंने दर्ज कराई। जितना झूठ अदालतों में बोला जाता है उतना ही सच जो है शराब खानों में बोला जाता है। तो कोई आदमी नहीं सोच सकता कि भारत का प्रधान न्यायाधीश जो इतने ऊंचे पद पर रहा है वो इतना नीचे गिर सकता है। हिंदुस्तान में घड़ा फैलाने का जो RSS का पूरा एजेंडा था वो तबलीगी जमात पे हुआ। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध वकील सुप्रीम कोर्ट के रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस को। आप आते रहते हैं और समस्याओं के ऊपर गौर करते रहते हैं और बताते रहते हैं किस तरीके से समस्या को बड़ा सहल ढंग से आप बताते हैं। आज मैं सवाल की शुरुआत करता हूँ क्योंकि मसला कुछ ऐसा है कि कई लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि घुटने टेक दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लीजिए प्रशांत भूषण से, और प्रशांत भूषण साहब कह रहे हैं मुझे माफ़ी नहीं मांगना है। तो इसमें अवमानना किसकी हुई, प्रशांत भूषण की के कोर्ट की? और कोर्ट क्यों बजिद है माफ़ी मांगी? अच्छा, संज्ञान भी जिस बात पे लिया है वो भी अजीब सी बातें हैं। जी, कोई ऐसी बात पे नहीं जिसपे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। उसमें सबसे सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हम चलते चलते आपको एक बार बता दें, क्योंकि आप एक बार फ्लो में बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कि अर्णब गोस्वामी का रिजेक्ट कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट। वहीं दूसरे लोग आते हैं जो उनको अवमानना के वो केस कर चलाते हैं, उनको जमानत देने के लिए मना कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपनी साख गिरा नहीं रही है कहीं? देखिए, अगर आप पढ़ते लिखते रहने वाले जितने लोग हैं वो सब जानते हैं कि सादत हसन मंटो अपनी बेबाकी के लिए बड़े मशहूर थे, मुंहफट कहते थे लोग उनको। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जितना झूठ अदालतों में बोला जाता है उतना ही सच जो है शराब खानों में बोला जाता है। यानी अदालत में जो आदमी जाता है वो गीता की कसम खाएगा, कुरान की कसम उठाएगा और उसके बाद वो लगातार झूठ बोलेगा। और मेरे जीवन का अनुभव भी यही है कि आप देखिए, अगर एक पक्ष में 10 लोग गवाह हैं और दूसरे पक्ष में 10 गवाह हैं, और अगर सारे गवाह सच बोले तो झगड़ा ही किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि हम यही नहीं पहचान पाते कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। तो जो अदालत है, अदालत में आदमी इसलिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अदालत में जाकर ही वो न्याय पा सकता है, और न्याय का मतलब है सच की जीत होनी चाहिए। हमारा जो ध्येय वाक्य है, हिंदुस्तान की जो 3 शेर की प्रतिमा है, उस पर लिखा है सत्यमेव जयते। नहीं सुना कि अब उसमें एम्बलम बदल रहे हैं? नहीं, वो एक गलतफहमी इसलिए आ गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो एम्बलम है उसमें लिखा है धर्म रक्षति रक्षति। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट का एम्बलम है। देश का जो एम्बलम है उसमें सत्यमेव जयते आज भी लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में जो हम सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा दर्जा है। बड़ा दर्जा इसलिए कि जब संविधान बनाया गया तो आप देखेंगे कि संविधान के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को और देश के राष्ट्रपति को, ये 3 ही लोग ऐसे हैं जिनको हटाने के लिए व्यवस्था की है कि इनको इम्पीचमेंट करके हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट और किसी का नहीं होता, सिर्फ इनका होता है, और इम्पीचमेंट की एक लंबी प्रोसेस है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और हाई कोर्ट के जजों को जब अधिकार दिए गए तो संविधान के निर्माताओं ने ये सोचा कि हम जो है इनको ऐसे पेडेस्टल पर बैठा रहे हैं ताकि ये बिना किसी डर, भय, भेदभाव और किसी तरह के अनुराग या द्वेष के फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट का, जी हाँ, निष्पक्ष नहीं रहे, बल्कि वो बिना किसी डर के निडर होकर जो सच है सच बोले, झूठ है झूठ बोले। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो जो शपथ लेते हैं उसमें लिखा होता है, जो पढ़ते हैं आप देखेंगे राष्ट्रपति के सामने भी हमेशा होती है, तो उसमें वो कहता है कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, और मैं सम्यक पूर्वक और इच्छा और श्रद्धा पूर्वक अपनी योग्यता, अपने ज्ञान और विवेक से पद पर बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के निर्वहन करूँगा, और मैं भारत के संविधान और विधियों की मर्यादाओं को पालन करूँगा। तो इतनी बड़ी बात वो एक हलफ उठा रहा है और पूरे देश के सामने कह रहा है कि मैं इतने बड़े काम करूँगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि पता चलता है कि जज साहब का हाल ये हो गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो कहते हैं जी मुझे MP बना दो। अब खबर आ रही है कि गोगोई साहब को कहा जा रहा है कि तुम असम के जो है चीफ मिनिस्टर बन जाओ, वो भी बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन जाओ। और सबसे मजे की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर कौन होता है? जो विधायक होता है। तो 6 महीने बाद हम देखेंगे कि गोगोई साहब जो है सड़कों पर वोट की भीख मांग रहे हैं कि मुझे वोट दे दो। तो कोई आदमी नहीं सोच सकता कि भारत का प्रधान न्यायाधीश जो इतने ऊंचे पद पर रहा है वो इतना नीचे गिर सकता है।
और गिरना जो है वही बात जो है प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में कही है। हाँ, प्रशांत भूषण का ट्वीट जो है आज के समय की जो खबरें हैं उनको पुष्ट करता है कि वास्तव में जो ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं वो गिर गए हैं, कीचड़ में गिर गए हैं, उनके पांव कीचड़ में सने हुए हैं। और वो जब उनको लगता है कि हमारी अवमानना हो रही है तो वो बड़े शेर बन जाते हैं और वो समझते हैं कि हमारी अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको इस बारे में एक याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है वो 2 देशों से 3 देशों से प्रेरणा लेकर ज़्यादा बना है। एक ब्रिटेन का जो कानूनी ढांचा है, समझा है ही, और दूसरा अमेरिका का। अच्छा, तो अमेरिका के संविधान में वहाँ के जो एक बहुत विख्यात चीफ जस्टिस हुए हैं उनको बोलते थे जॉन मार्शल। और मार्शल ने एक केस आया रोजबरी वर्सेस मेडिसिन, उसमें कहा कि जज को जो अपनी शपथ लेता है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, उसको अपने किसी भी फैसले को लेते समय अगर अपनी शपथ का याद नहीं रहता तो वो जज होने काबिल नहीं है और वो जो है न्यायपालिका की अवमानना करता है। अब सवाल ये आता है कि हमारे जो विद्वान जो न्यायाधीश हैं जो अरुण मिश्रा जी और उनके साथ की जो बेंच है उन्होंने जो है प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट को लेकर जो है कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है। तो ऐसे में जब मैं बात सुन रहा था तो मुझे एकदम जो है याद आई, आज राजगुरु का जन्मदिन है। राजगुरु कौन से थे? बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन थे राजगुरु, क्योंकि लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं, राजगुरु को नहीं जानते। तो राजगुरु वो थे जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने जो है फांसी के फंदे को चूमा था। और इसीलिए आज उस राजगुरु का जन्मदिन है। और उस राजगुरु के जन्मदिन के बारे में और जो ये चल रहा है मामला, उसमें मुझे एक साम्यता क्या नज़र आती है, वो ये आती है कि जब भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था तो भगत सिंह के मुकदमे में भगत सिंह से सरकारी वकील ने पूछा कि तुमने बम कैसे बनाया। भगत सिंह ने बनाया कि हमने जो है इस तरह से बनाया बम, उसमें ये चीज़ें मिलाई। और भगत सिंह ने कहा कि हम इसमें चाहते तो सोडियम क्लोरेट और पिक्रिक एसिड मिला सकते थे, और अगर हम पिक्रिक एसिड मिलाते तो ये बम इतना भयानक हो जाता कि बहुत सारे लोग मर जाते। लेकिन हमने 2 चीज़ें नहीं मिलाई तो बम जो है धमाका करके फुस हो गया। धमाके के लिए ही बना, वो कहते थे, वो उन्होंने बाद में कहा। हाँ? अगले दिन जो है ये खबर पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छप गई। तो सरकारी वकील ने अगले दिन भगत सिंह को कहा तुम बड़े बेवकूफ़ हो, अपने खिलाफ तुमने सबूत दिया और सारा फार्मूला बताया। तो उसने कहा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने फार्मूला ऐसे बताया कि आज ये फार्मूला पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छप गया है और हिंदुस्तान के हर बच्चे को बताया कि बम बनाने का फार्मूला क्या है। तो प्रशांत भूषण के मामले में ये जो 2 ट्वीट हैं ये ऐसे ही हैं कि जिनको जो ट्विटर वाले लोग हैं उनको पता रहता। अब ये ट्वीट जो है इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि हिंदुस्तान के सब लोगों को पता चल गया कि ट्वीट में कहा गया है। और मुझे आज एक फ़ोन आया बिहार के किसी आदमी का, वो कहता है जी, गाँव का आदमी था, कहता है भैया ये बताओ कि प्रशांत भूषण मामले में क्या होगा। मैं तू तो यार ड्राइवरी करता था दिल्ली में, तेरे को क्या मतलब इस बात का? कहता नहीं जी हमारे गांव में बड़ी चर्चा है। तो इसका मतलब गांव-गांव तक इस बात की चर्चा हो गई है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने कुछ ऐसे गड़बड़ वाले फैसले दिए हैं जो जनता तक पहुंच गए हैं। और एक तरह से मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रधान न्यायाधीश के साथ ही सहयोगी जो न्यायाधीश हैं अरुण मिश्रा जी और उनके साथ के जो जज हैं, उन्होंने एक तरह से देश के लोकतंत्र की बड़ी सेवा की है और उन्होंने जो सच है जनता तक पहुँचा दिया है। हाँ, हकीकत सामने ला दी कि जज क्या है, क्या हमारी अदालतों में न्याय कैसे होता है। लेकिन कई बार न्याय अच्छा भी होता है। हम मैं नहीं कहूँगा सारा न्याय खराब होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि तबलीगी जमात वाला मामला है, जी, तो उसमें अभी आपने देखा कि जब 23 मार्च को हिंदुस्तान में एक आ गया कि भाई कल से जो है लॉकडाउन होगा, और लॉकडाउन होने के बाद जो है आप देखेंगे कि उस समय 550 लोग जो थे कोरोना से ग्रसित थे और 9 लोग मरे थे। लेकिन जब तबलीगी जमात का मामला आया तो पता चला जी, खबरें कहाँ से शुरू होती थी कि 23 तारीख को खबर आई कि तबलीगी जमात के लोग जो है वो वहाँ पर निज़ामुद्दीन के मरकज़ में बैठे हुए हैं और वो गए नहीं। तो पूरी खबर अगले दिन आई कि जी बाद में पता चला कि तबलीगी जमात के मरकज़ के लोग जो है पूरे दुनिया में फैल गए हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में जो है कोरोना फैला दिया। कोरोना फैला रहे और उसका ये वजूद पहुंचा कि ये बात बताई गई कि वो जो है सब्जियों को चाट रहे हैं, वो जो है चम्मचों को चाट रहे हैं, वो जो है खुलेआम जो है नंगे होकर घूम रहे हैं, वो जो है थूक रहे हैं जानबूझ के ताकि कोरोना फैके। और उसका असर ये हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी हम तो बेकरी से सामान नहीं खरीदेंगे क्योंकि मुसलमानों की बेकरी है। हम सब्जी खरीदने से पहले पूछते थे तू अपनी जात बता, धर्म बता। तो हिंदुस्तान में घड़ा फैलाने का जो आरएसएस का पूरा एजेंडा था वो तबलीगी जमात पे हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आप देखेंगे कि मुंबई हाई कोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच है उसके 2 न्यायाधीशों ने कहा कि आपने इनको बलि का बकरा बनाया है। एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक सरकार और एक राजनीतिक समझ का जो एग्जीक्यूटिव है
कार्यपालिका है, जिसमें IAS ऑफिसर आते हैं, जिसमें IPS ऑफिसर आते हैं, जिसमें और लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर जो है इनको नफरत, इनके प्रति नफरत फैलाई। और आप देखेंगे कि तबलीगी जमात जो है वो छोटी जमात नहीं है। हिंदुस्तान में 50 लाख लोग हैं जो तबलीगी जमात के सदस्य हैं। जी जी, इससे भी ज़्यादा होंगे। और जब वो तबलीगी जमात के मौलाना साद और दूसरे लोग वहाँ पर निज़ामुद्दीन थाने गए 23 तारीख को ही, और उन्होंने कहा जी हमारे लोग ये 1400 लोग हैं फंसे हुए हैं, हम इन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं, तो आप हमें परमिशन दो। तो उस समय का जो ऑफिशिएटिंग SHO था उसने कहा जी वो SHO साहब तो है नहीं, आप कल आना और आप जाके SDM से ले लो परमिशन। वो SDM के यहाँ परमिशन देने गए, वहाँ नहीं मिली उन्हें। फिर 27 तारीख को जो हिंदुस्तान के जो NSA हैं अजीत डोभाल, वो मौलाना साद से रात को मिलने गए वहाँ, और वहाँ उनसे मिले, और उसके बाद अगले दिन आया मौलाना साद गायब हो गए। मौलाना साद गायब कैसे हो गए? पुलिस के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आज मौलाना साद ने पहला अपना कोरोना टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया, दूसरा कराया, वो नेगेटिव आया। फिर खबर आई कि जी वो जो है मौलाना साद जो अपने फार्म हाउस भाग गए हैं। फार्म हाउस से आए जी, वहाँ उनकी जांच हुई, ED वाले गए, दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच के लोग गए, और वो मौलाना साद वहाँ नहीं मिले। फिर आया कि मौलाना साद के सास ससुर का टेस्ट हुआ, फिर वो नेगेटिव आया। यानी पुलिस को पल पल की खबर थी, लेकिन पुलिस जो है जानबूझकर, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के नाम पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा ही चिंतक हूँ, उन्होंने पहली जो FIR है उन्होंने दर्ज कराई, और तबलीगी जमात को उन्होंने दोषी ठहराया। और रोज़ वो आकर प्रेस में बताते थे अपने लाइव इंटरव्यू में कि तबलीगी जमात के इतने लोग कोरोना से ग्रसित मिले, और तबलीगी जमात के अलावा इतने लोग मिले। रोज़ उनका एक बुलेटिन आता था, और वो रोज़ बताते थे तबलीगी जमात के हैं और 100 उनके हैं। अब जो हाई कोर्ट ने कहा है, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये जो है इतना खतरनाक खेल इन्होंने खेला है कि एक जमात और विदेशी जो रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं उनको इन्होंने अपराधी बना दिया। और एक दूसरे जज जो है उन्होंने कहा कि मैं जो है शिवलीकर जो है, जो दूसरे बेंच के जज थे, उन्होंने कहा मैं अपना जजमेंट बाद में दूंगा, क्योंकि मैं इसके नतीजों से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपना जजमेंट जो है बाद में लिख के दूंगा। तो आप ऐसी हालत में देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो एक तरह से, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे हमारी विधायिका हो, या कार्यपालिका हो, या हम कहते हैं खबरपालिका हो, वो सारी जो है एक ही तरह से बिकी हुई है, एक ही तरह से सोचती है। और वो सोचती है कि कोई ऐसा काम किया जाए कि मोदी जी के चेहरे पे जो है 4 चांद लग जाए। जैसे अब आप देखेंगे, कल ही मैं वो देख रहा था, एक मोर जी जो है वो एक चोर जी के घर चले गए। तो एक कहावत है हमारे यहाँ कि चोर के घर मोर, तो और कोई कहावत नहीं है। या दूसरी है कि मोर जो है जब नाचता है तो खूब नाचता है, हाँ। फिर जब अपने पाँव देखता है तो रोने लगता है। तो ऐसी हालत में आप देखिए कि मैं फोटो देख देख के हैरान था कि मोर तो एक ही है बेचारा, और मोदी जी 4 बार उसके बाद ड्रेस पहन के आए हैं। कभी उनकी नीली ड्रेस है, कभी उन्होंने पीली ड्रेस पहन रखी है, कभी उन्होंने लुंगी पहन रखी है, कभी उनके नीले रंग का पजामा पहन रखा है, और वो मोर को क्या खिला रहे हैं? अनार के दाने। यानी जिस देश में लोग भूखे मर रहे हों, जिस देश के लोगों की हालत ये हो कि उनको खाने को नहीं मिल रहा। मैं आपको खबर दिखा सकता हूँ एक, कि जिसमें आप देखेंगे कि आगरा का एक गांव है विधिचंद गांव में जो है एक बच्चा जो है 7 दिन खाना ना मिलने से मर गया। आपने खबर देखी होगी। हाँ, खबर है। और उसकी जो ट्रेजेडी है वो ये आई कि उस औरत जो थी बरौनी गुजर जी, बरौनी अहीर, उसके बारे में आया कि बेचारी को 7 दिन खाने के लिए काम ढूंढती रही, काम नहीं मिला उसको। और उसी की जो स्टोरी है उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि उसके पति को 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उसकी नौकरी छूट गई, उसको टीबी हो गई, सारे विक्टिम इनकी वो बिस्तर में लेट गया। हाँ। और उसी दौरान जो है उसकी बड़ी बेटी जो थी वो 10 साल की थी उस समय, वो मर गई। और आप देखिए दूसरी खबर जो आज ही के अखबार में है कि एक धर्मदास सोनी करके एक मध्य प्रदेश सरकार का मुलाजिम था जो रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद आज वो उस घर में 5 लोग थे। धर्मदास सोनी था, उसकी बीबी थी, उसकी बेटे की बहू थी, उसका बेटा था और पोता था। 5 ने जो है पंखे से लटक कर जान दी थी जी। तो हिंदुस्तान की हालत आज ये हो गई है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग जान दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को लगता है कि जान सिर्फ एक आदमी ने दिया, वो सुशांत सिंह राजपूत है, और वो इसलिए दिया है क्योंकि उसकी जान का फायदा हम बिहार के चुनाव में उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी भक्त लोग जो है जो सोचते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, तो उसमें मुझे एक शेर याद आता है कि रुकता नहीं है कभी आस का सफ़र, पाँव कटे हुए हैं और चल रहे हैं लोग। आज़ाद जी बात है, ये बिल्कुल हकीकत है जी, हकीकत है। तो ये मतलब कहाँ ले जाएगा हमें ये सब चीज़ें जो मौकरी हो रही है प्रजातंत्र की, कि जैसे आपने कहा कि मोर को दाने खिला रहे हैं ऐसे मौके पे, हालांकि वो दाने इनको गरीब बच्चों को उनको देखना चाहिए, इनको पता करना चाहिए अखबार पढ़ के भाई ये मर गया, इसके ऊपर संज्ञान लेना। ये तो वही तरीका है जैसे जब फ्रांस में जब क्रांति हुई तो लोग उन्होंने कहा हमें रोटी दो। फ्रांस की रानी जो मैरी एंटोनी थी उसने कहा कि भाई तुम्हारे घर रोटी नहीं तो केक क्यों नहीं खाते। तो जब केक क्यों नहीं खाते उससे लोग इतने भड़के कि फ्रांस में राज्य क्रांति हो गई।
उसे राजा और रानी का कलम सर जो है कलम कर दिया और वो उनको मार दिया। और उसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि पूरे दुनिया में जो है फ्रांस ने क्या संदेश दिया लोकतंत्र को। जी बिल्कुल। तो यानी मतलब ये ऐसा ही चलता रहेगा कि इग्नोर करना कि हमारे एक देश के जो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है वहाँ के बैठे हुए वो मोर को अनादानी खिला रहे हैं? नहीं, ये उनकी प्राथमिकता बताता है। हाँ, जीवन को लेकर उनकी प्राथमिकता क्या है कि जीवन को लेकर प्राथमिकता यह है कि आपने देखा होगा जब देश में 1965 में देश युद्ध कर रहा था और देश की हालत बड़ी ख़राब थी, तब उस समय के लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने लोगों को कहा था कि हफ्ते में जो है एक दिन उपवास रखो और एक समय खाना खाओ। हाँ। उन्होंने ये कहा 71 में जब देश की हालत ख़राब थी तब इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि किसी शादी में आप जो है खाना नहीं परोसेंगे, जो भी चीज़ परोसेंगे वो आलू की या फल परोसेंगे, आलू या फल परोसेंगे। और गैस कंट्रोल ऑर्डर उन्होंने लाए थे कि आप जो है इससे ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकते और किसी तरह का तामझाम आप नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये राजा को, और मैं आपको याद दिलाऊं उसी समय जो है संजय गांधी की शादी हुई मेनका गांधी से। तो शादी के बाद जो रिसेप्शन हुआ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसमें बाई चांस मैं भी गया था, तो वहाँ पर जो है वो जो सारी चीज़ें थी वो आलू के चिप्स थे, आलू के वेफर्स थे, आलू के बने हुए बोंडे थे, आलू के बने हुए आलू था। तो ये उन्होंने उस समय एक परंपरा बनाई। अब चूंकि आज के समय के हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो सिर्फ 2 ही जगह आपको दिख सकते हैं, ये तो टीवी पे दिखते हैं या अखबार में फोटो में दिखते हैं, अदरवाइज आप उनको जनता में चलते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको सरकार को लगता है कि उनकी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए देश को हमेशा चिंतित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इतना डर जाए कि वो लोगों से कट जाए। तो कटना और लोगों से डरना ये दोनों बड़ी गलत चीज़ें हैं। और मैं कहूँगा कि जैसे जापान है, वहाँ एक परंपरा है कि वो एक बोनसाई उगाते हैं कि बोनसाई उगाते हैं तो क्या करते हैं कि बड़ का पेड़ होगा लेकिन वो इतने से गमले में आ जाएगा, तो करते हैं क्या उसकी जड़ काट देते हैं, तो पेड़ तो जिंदा रहता है लेकिन उसकी जड़ नहीं होती तो बढ़ता नहीं है। तो हिंदुस्तान के आम आदमी की हालत भी आप देखेंगे बोनसाई जैसी हो गई है, उसकी जड़ें काट दी गई हैं, वो जिंदा जरूर है लेकिन उसमें जो प्रेम प्राण और जो फैलने की आकांक्षा होनी चाहिए वो खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर भाई कि आपने एक बहुत बड़ी समस्या को बड़े सहल ढंग में सुलझाया। और बाकी ऐसी चल रहा है देश में कि जो हमारे बड़े हैं, जो कर्णधार हैं देश के, उनको देश की समस्याओं से मतलब नहीं है। उसी खबर में जिसका भी तस्करा किया, जिक्र किया हम रविंदर जी ने, कि आगरा के पास एक घटना हुई है कि बच्ची मर गई, उनके खाने के लिए नहीं था, बाद में 1 महीने के लिए राशन उसके यहाँ डाला जा रहा है और जाने क्या क्या की जाए। तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? जब अखबारों में शोर मचा, क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? जो और वो पहले दर दर भटकती रही, तब किसी ने नहीं पूछा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी रविंदर जी के साथ किसी और सब्जेक्ट को लेके। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।